वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के जीआई टैग जो 2020 में भारत के किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, जनवरी से लेकर अब तक जितने भी जीआई टैग मिले हैं उन सभी जीआई टैग को हम लोग सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे और इस सब को एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे कि इसको क्यों दिया गया है, इसकी खासियत क्या है, किस राज्य से संबंधित है। इससे पहले हम लोग आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके उसे एक्टिवेट कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जीआई टैग जानने से पहले हम लोग जीआई टैग किस प्रोडक्ट को मिला है इसे जानने से पहले हम लोग जीआई टैग के बारे में जानेंगे कि जीआई टैग जो है वो होता क्या है, किस तरह से जो कितने वर्ष के लिए ये वैलिड होता है। अगर आप लोग हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर चुके हैं तो उसे अपडेट जरूर कर लीजिए, और जिन लोगों ने अब तक डाउनलोड नहीं किया है वो एक बार एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स मिलता है, साथ में कुछ पीडीएफ भी मिलते हैं और जो है वो डेली एक क्विज भी वहाँ पर आपको मिलता है। रोजाना करंट अफेयर्स सेक्शन में भी मिलते हैं क्विज, उसके बाद जीके जीएस और कुछ जैसे कि जनरल साइंस है, जीएस के सेक्शन में भी आपको क्विज मिलती है। तो वहाँ पर क्विज दे करके आप अपनी रैंकिंग और अपना स्कोर जरूर चेक करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जीआई टैग है क्या। जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जिसको हम लोग जीआई टैग का ये लोगो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसको हिंदी में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को भौगोलिक संकेतक कहते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जिसको भौगोलिक संकेतक कहा जाता है, यह किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार होता है जो उस राज्य को दे दिया जाता है। वैसी वस्तु फिर किसी दूसरे राज्य को वो अधिकार, कानूनी अधिकार नहीं मिलता है, उसको जीआई टैग फिर नहीं मिलेगा। सिर्फ जीआई टैग जो है एक उस तरह की वस्तु को, एक ही राज्य की उस तरह की वस्तु को मिलता है उस राज्य के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है यह किसके द्वारा दिया जाता है, डब्ल्यूटीओ के द्वारा दिया जाता है। डब्ल्यूटीओ का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, तो इसके द्वारा जारी किया जाता है। भौगोलिक संकेतक की जो अवधि होती है यानी पंजीकरण, जो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कितने दिन तक वैलिड होता है, 10 साल के लिए वैलिड होता है, 10 ईयर्स के लिए वो वैलिड होता है। यानी अगर आज किसी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग दिया गया है तो अगले 10 वर्षों तक उसके लिए वो वैलिड रहेगा। ठीक है, इसके बाद है जीआई टैग मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उस वस्तु की कीमत और उसका महत्व बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, कोई भी प्रोडक्ट जब लोकल होता है या उसको कोई वैल्यू नहीं मिल रही होती है, लेकिन जब जीआई टैग मिल जाएगा तो उसकी कीमत में कितनी भी उछाल हो जाए, लोग उसे समझेंगे कि ये एक वैलिड प्रोडक्ट है, इसका जो है काफ़ी महत्व होगा, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसका वैल्यू बढ़ जाता है और इसी की वजह से उसकी कीमत में भी इजाफा होता है। अब यहाँ पर देखिए, भारत का पहला जीआई टैग कब दिया गया था, किसे दिया गया था, ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था वर्ष 2004-5 के समय में। इसको दार्जिलिंग की जो चाय है इसको सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था। अब तक भारत में कुल 370 ऐसी वस्तुएं हैं जिनको जीआई टैग दिया जा चुका है, यानी जीआई टैग के लिए वो रजिस्टर्ड हैं, जीआई टैग उनको मिल चुका है। ऐसी 370 वस्तुएं हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं एक एक करके कि कौन कौन सी वस्तु को, जो कि किस राज्य की है, जिनको जनवरी से लेकर अब तक जीआई टैग दिया गया है, और उसकी खासियत के बारे में भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में रिसेंटली जो है दिया गया है जीआई टैग कोविलपट्टी कडलाई जो मिठाई है यहाँ की, इसको दिया गया है जीआई टैग। इसकी कुछ खासियत है जो यहाँ पर हम बता रहे हैं। यह मिठाई तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के कोविलीपट्टी और आसपास के इलाके में 1940 ईस्वी से बनाई जाती है, काफ़ी लंबे समय से बनाई जाती है। इसमें गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है और जो गुड़ इसमें डाला जाता है वह पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से पैदा किया जाता है, यानी जो गुड़ है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक तरीके से उसको बनाया जाता है। यहाँ पर इस मिठाई को आप जो फिगर में आप यहाँ पर देख रहे हैं इमेज में, इसके लिए जो पानी, अगर इस मिठाई को बनाने में जो पानी इस्तेमाल होता है वो ताम्रपर्णी नदी से लिया जाता है, यानी उसका जो पानी भी है वो यूनिक है। गुड़ जो है वो ऑर्गेनिक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, बनाया जाता है। इसके बाद इसमें डाली जाई जो मूंगफली इसमें डाली जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं इमेज में, तो जो मूंगफली डाली जाती है वो एक इस विशेष जगह, जो जगह का नाम है अरुपुकोट्टे,
यहाँ की काली मिट्टी में पैदा की जाती है ये मूंगफली। तो ऐसा नहीं कि हर जगह की मूंगफली का इस्तेमाल इस मिठाई के अंदर कर दिया जाए। यहाँ पर एक खास जगह है जहाँ की मिट्टी में ही इसको पैदा किया जाता है मूंगफली को, और उसी मूंगफली का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है कि इसमें जो गुड़ डाला जाता है वो ऑर्गेनिक तरीके से इस्तेमाल करके इसके अंदर डाला जाता है। इसमें जो पानी का इस्तेमाल होता है वो ताम्रपर्णी नदी से ही वो पानी लिया जाता है। और इसमें जो मूंगफली डाली जाती है वो अरुपुकोटे में काली मिट्टी से पैदा हुए मूंगफली का ही इस्तेमाल इसमें होता है। किसको मिला है? कोविलपट्टी कडलई मिठाई को, जो कि तमिलनाडु की है। ठीक है। अगला है मणिपुर से संबंधित। मणिपुर में ये ब्लैक चावल आपने देखा होगा, ये काला राइस है जिसको हम लोग चकहाउ राइस के नाम से जानते हैं। इसी को काला चावल भी कहा जाता है। ठीक है। इसको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। चाकहाउ जो है वो एक सुगंधित, यानी इसमें एक जो है वो स्मेल आती है, बहुत अच्छी स्मेल होती है इसके अंदर, और ये एक चिपचिपा चावल होता है। ठीक है। चिपचिपा होता है, सुगंधित होता है चाकहाउ चावल। ये कहाँ पर पाया जाता है? मणिपुर में। इसका इस्तेमाल जो है वो सामान्यतः सामुदायिक दावत, जैसे कि जो इन सामुदायिक जो आप कह लें कि सामुदायिक जो भोज होते हैं, दावत होते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका क्या बनता है उसमें? उसमें खीर बनाई जाती है। ठीक है। इस चावल की खीर बनाई जाती है। इसका जो है पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली में भी इस्तेमाल किया जाता है। चिकित्सा प्रणाली के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है, और इसमें रेशेदार फाइबर की अधिकता होती है, जिसके कारण जो है इसे अन्य चावल की अपेक्षा पकाने में कुछ अधिक समय लगता है। तो वो समय लगभग इसमें 40 से 45 मिनट इसे पकाने में लगता है, जो बाकी चावलों की अपेक्षा काफ़ी अधिक है। क्यों है? क्योंकि इसमें रेशेदार फाइबर की जो है वो मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक जीआई टैग मिला है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेराकोटा को उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर आप सबको पता है कि गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और गोरखपुर टेराकोटा को जो है जीआई टैग दिया गया है। तो गोरखपुर टेराकोटा के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसमें विभिन्न जानवरों जैसे घोड़े, हाथी, ऊंट, बकरी, बैल आदि की मिट्टी की आकृति बनाई जाती है। पूरा काम जो है वो नंगे हाथों से, यानी नग्न हाथों से किया जाता है। किसी भी अलग चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ना कोई ग्लोव्स लगाया जाता है, ना कुछ। नग्न हाथों से ही ये पूरा चीज बनाया जाता है। आप इमेज यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा रंगने के लिए इसमें प्राकृतिक रंग का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी तरह के कृत्रिम रंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सिर्फ नेचुरल जो कलर है उसका इस्तेमाल होता है, जिसको बनाया जाता है केवल सोडा और आम के पेड़ की छाल से। ये इस तरह से वो पहले कलर को तैयार करते हैं। सोडा और आम के पेड़ की जो छाल है उसके मिश्रण से वो कलर का निर्माण करते हैं, उस कलर का इस्तेमाल करते हैं। और इस कलर की खासियत यह है कि इसकी जो चमक है वो सालों तक फीकी नहीं पड़ती, जैसे है वैसी की वैसी बनी रहती है कई सालों तक। इसीलिए इसके लिए जो है प्राकृतिक रंग का इस्तेमाल किया जाता है इसको कलर करने के लिए। और ये मिट्टी की बनी होती है। पूरा काम जो है वो नग्न हाथों से होता है। आकृति जो है घोड़े, हाथी, ऊंट, बकरी, बैल जैसी आकृतियां बनाई जाती हैं। इसी को टेराकोटा कहते हैं। और इसमें कबीस मिट्टी का इस्तेमाल होती है। कौन सी मिट्टी इस्तेमाल होती है? कबीस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। जो औरंगाबाद, भरवलिया और बुढ़दीह गांव क्षेत्रों के तालाब में पाई जाती है। ठीक। तो आपने देखा कि यहाँ पर इसमें कबीस मिट्टी का इस्तेमाल होता है, प्राकृतिक रंग का इस्तेमाल किया जाता है जो सोडा और आम के पेड़ की छाल का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। पूरा काम नग्न हाथों से होता है, और इसकी जो चमक है वो काफ़ी सालों तक बरकरार रहती है, कभी भी फीकी नहीं पड़ती है। नेक्स्ट यहाँ पर है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। जम्मू कश्मीर के कश्मीरी केसर को जीआई टैग दिया गया है। कश्मीरी केसर के बारे में कुछ जान लेते हैं। कश्मीर में मुख्यतः 3 तरह का केसर पाया जाता है। ठीक है। 3 तरह का केसर होता है। आपको पता है कि केसर जो है वो काफ़ी महंगा होता है, काफ़ी महंगा होता है। और यहाँ पर जो 3 तरह के केसर पैदा होते हैं वो एक होता है गुच्छी केसर, दूसरा है लच्छा केसर, और तीसरा है मोंगरा केसर। इसका उत्पादन कश्मीर में लगभग पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व से पैदा किया जा रहा है। कश्मीर केसर समुद्र तल से औसतन 1600 मीटर से लेकर 1800 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाने वाला एकमात्र केसर है। बीते कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि कश्मीरी केसर की जो वैल्यू है वो लगभग 50% डाउन हो गई थी। जो इसका मार्केट प्राइस है वो 50% डाउन हो गया था, जिसकी वजह से कश्मीरी सैफरॉन को जीआई टैग के लिए प्रयास करना पड़ा, और फाइनली इसको जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग मिलने से यही फायदा हुआ कि अब जो ये कीमत 50% जो डाउन हुई थी, अब इसके पैकेट पर एक
जो है उत्तम क्वालिटी का सैफरॉन ऐसा कुछ लिखा जा सकता है, लोगों को इस पर ट्रस्ट होगा क्योंकि इसको जीआई टैग दे दिया जा चुका है। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहूँगा कि ईरान जो है वो काफ़ी मात्रा में कश्मीर जो केसर का उत्पादन करता है, और इसकी वजह से कई और ऐसे कंट्री भी हैं जो केसर का उत्पादन करते हैं जो घटिया क्वालिटी का होता है, उसको मार्केट में वो सस्ते दामों पर बेचते हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के इस केसर की जो वैल्यू है वो कम हो गई थी। तो इसी वजह से अब जब इसको जीआई टैग दे दिया गया है तो अब इसकी वैल्यू मार्केट में फिर से वैसे ही हो जाएगी, और इसको जीआई टैग की वजह से इसकी जो डिमांड है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगी। ये मुख्य रूप से पुलवामा, बडगांव, किश्तवाड़ और श्रीनगर में पैदा किया जाता है, जो 1600 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाने वाला एकमात्र केसर है। समुद्र तल से ये औसतन ऊंचाई है, और ये कश्मीर में लगभग पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व से पैदा किया जा रहा है। 3 तरह के केसर वहाँ पैदा किए जाते हैं, याद रखना है, गुच्छी केसर, लच्छा केसर और मोंगरा केसर। अब बढ़ते हैं हम लोग अगली जो तमिलनाडु से संबंधित है। तमिलनाडु में जीआई टैग जो दिया गया है तंजावुर नेति वर्क्स, इसी को कहते हैं तंजावुर पिथ वर्क्स, ठीक है। तो इसके लिए जो दिया गया है इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तंजावुर नेति वर्क्स या पिट जो है पिट से किया जाता है, इसी को पिथ भी कहते हैं या पिट भी कहा जाता है, पिथ या पिथी लिख लीजिए आप। पिथ को नेति से प्राप्त किया जाता है जो कि एक हाइड्रोफाइट पौधा है जिसे एसेकिनोमिने एस्पेरा कहा जाता है। ये पौधा तंजावुर क्षेत्र में मन्नारगुडी के आसपास झीलें और दलदली भूमि है उसमें पाया जाता है। ये पौधा कहाँ पाया जाता है? तंजावुर क्षेत्र, मन्नारगुडी के आसपास झीलों और दलदली भूमि में पाया जाता है। यह एक हाइड्रोफाइट पौधा है, ठीक है। इसके बाद है यह एक पारंपरिक कला का रूप है, इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किया गया है। तो ये जो है आप इमेज में देख रहे हैं। अगला यहाँ पर जो है वो तमिलनाडु से ही संबंधित है। तमिलनाडु के जो अरुम्बवूर लकड़ी की नक्काशी है, अरुम्बवूर वुड कार्विंग जो है, इसको मिला है जीआई टैग। इसमें आपको याद रखना है अरुम्बवूर वुड कार्विंग अरुम्बवूर और पेरम्बलूर जगह के अंदर जो है जिले के आसपास किया जाता है। ये जो कार्विंग वर्क्स है ये कहाँ पर किया जाता है? ये वुड कार्विंग 2 जगह पर, एक तो आपको याद रखना है अरुम्बवूर और दूसरा है पेरम्बलूर। ये दोनों जिले हैं तमिलनाडु में, इसी के आसपास के क्षेत्रों में जो है इसको ये वर्क किया जाता है वुड कार्विंग का। और इस नक्काशी को मुख्य रूप से आम, लिंगम वृक्ष, भारतीय एश ट्री, रोजवुड आदि की लकड़ी पर बनाया जाता है। अरुम्बवूर लकड़ी की नक्काशी लकड़ी के एक टुकड़े पर की जाती है। लकड़ी पर जो उकेरे गए डिजाइन होते हैं वो इस क्षेत्र के स्वदेशी मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित होते हैं। तो आपको ये याद रखना है, तमिलनाडु से संबंधित ये अरुम्बवूर वुड कार्विंग है, अरुम्बवूर लकड़ी की नक्काशी, जिसे जीआई टैग दिया गया है 2020 में। नेक्स्ट यहाँ पर है तेलंगाना। तेलंगाना के ये तेलिया रुमाल को मिला है जीआई टैग, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया। तेलिया रुमाल के बारे में कुछ चीज़ हम लोग जान लेते हैं। तेलिया रुमाल कपास के कपड़े पर जटिल हस्त निर्मित यानी हाथों से निर्मित, ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया से बना होता है। पारंपरिक हथकरघा का उपयोग करके जो प्रक्रिया है उसको उपयोग में करके बनाया जाता है, तो ये काफ़ी जटिल होती है, इसलिए आपको इसको याद रखना है कि तेलिया रुमाल कपास के कपड़े पर जटिल हस्त निर्मित यानी पारंपरिक हथकरघा का उपयोग करके बनाया जाता है। इसे बनाने में तेल का इस्तेमाल किया जाता है जिससे यह कपड़ा नर्म बना रहता है। तेल का इस्तेमाल क्यों होता है? कपड़ा नर्म बना रहता है और एक प्रकार की विशेष खुशबू देता है, एक विशेष प्रकार की खुशबू भी देता है तेल के इस्तेमाल से। इसके बाद इसमें जो डिज़ाइन होता है वो 3 विशेष रंगों का बना होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें लाल, सफ़ेद और काले रंग शामिल होते हैं। लाल रंग इस्तेमाल होता है, सफ़ेद और काला, ये 3 रंग इसमें मुख्यतः इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भी इस्तेमाल किया जा सकता है कोई और दूसरा रंग, लेकिन मुख्य रूप से आपको याद रखना है ये 3 कलर हैं जो इसमें इस्तेमाल होते हैं। ये रुमाल तेलंगाना के पुतापक्का गांव में बनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये तेलिया रुमाल जो कि तेलंगाना से संबंधित था, जिसको जीआई टैग 2020 के अंदर दिया गया। अब बढ़ते हैं अगला झारखंड की तरफ, जो कि इस वर्ष का आखिरी जीआई टैग है अब तक का। जब जनवरी से लेकर जुलाई के अंत तक जो मैंने ये आपको वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ आज, इसके हिसाब से अब तक जो है झारखंड को मिला है सबसे आखिरी सोहराई खोवार पेंटिंग। ये सोहराई खोवार पेंटिंग है जिसको मिला है, आप इमेज देख सकते हैं यहाँ पर पेंटिंग, ये झारखंड से संबंधित है। इसके बारे में भी जान लीजिए कुछ। यह पेंटिंग झारखंड में स्थानीय आदिवासी महिला के द्वारा बनाई जाती है, यानी वहाँ की जो लोकल आदिवासी महिला है उनके द्वारा झारखंड में ये पेंटिंग तैयार की जाती है। इस पेंटिंग के अंदर जो है ये जो पेंटिंग है
केवल हजारीबाग जिले में ज़्यादा प्रचलित है। झारखंड में एक जिला है हजारीबाग, जहाँ पर ये ज़्यादा प्रचलित है, बाकी जगह पर ये उतनी प्रचलित नहीं है। तो ये चित्रकला कहाँ पर प्रचलित है, याद रखिए हजारीबाग। ये केवल शादी और फसलों के मौसम के दौरान जो है ये बनाई जाती है, हमेशा नहीं बनाई जाती। जब कोई शादी का अवसर होता है और उस वक्त या फिर फसल के मौसम में ये चीज़ें बनाई जाती है। इसके बाद है, इसमें जो आदिवासी महिलाएं हैं वो विभिन्न रंगों की प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मिट्टी का उपयोग करती है। रंगों की जो प्राकृतिक है, रंगों का जो इस्तेमाल होता है वो विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का उपयोग करके किया जाता है। तो ये जो डिटेल है ये झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग्स की थी, जो कि जिसको जीआई टैग दिया गया है 2020 में। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।